Good afternoon to all of you and welcome to India's largest learning platform UPSC CSC in हिंदी। अन अकेडमी के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर मैं किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए अभी अगर चलेगा क्योंकि के बारे में पढ़ा हुआ था, लेकिन अभी की क्लास में मैं आप लोग हो जाएगा। चलिए हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने कुछ क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में पढ़ा हुआ था, लेकिन अभी की क्लास में मैं आप लोगों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में थोड़ी बहुत चीजें बता देना चाहता हूं। किसके बारे में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो आप लोग अपने साथ में नोट्स बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि यहां पर जो भी मैं क्लास लेता हूं जी एक बार मैं इसके बारे में समझा दे रहा हूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, और उसके बाद आगे वाली क्लासेस में वहां से कंटिन्यू कर दूंगा। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में देखा जाए, नोट करके कुछ पॉइंट, यानी कि सबसे पहला अगर पूछा जाए अधिवेशन कब हुआ था, सभी लोगों को पता है, मुझे ये चीज पता है कि आप लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार लिखना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, कुछ पॉइंट्स तो आप लोगों को नया जरूर मिलेगा। ठीक है ना। प्रथम अधिवेशन अगर आप लोगों से पूछा जाए कब हुआ था, तो सभी बच्चों को पता होगा 28 से लेकर 31 दिसंबर 1885 को। ठीक है ना, 1885 को हुआ था। और इसके सबसे प्रथम अध्यक्ष कौन बने हुए थे? इसके सबसे प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो डब्ल्यू सी बनर्जी बने हुए थे, और इनका पूरा नाम क्या है? बयोमेश चंद्र बनर्जी। क्या नाम है? बयोमेश चंद्र बनर्जी। ये इनका पूरा का पूरा नाम है। ये कहां पर हुआ था? तो यह हुआ था बंबई के ग्वालियर टैंक में हुआ था, तो यह बंबई में हुआ था, बयोमेश चंद्र बनर्जी। जबकि अगर पूछा जाए इसके संस्थापक कौन थे, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो संस्थापक थे उनका नाम था एलन ऑक्टोवियन हुयूम। क्या नाम था? एलन ऑक्टोवियन हुयूम, इनका नाम था। टोटल इसमें प्रतिनिधि कितने रहे थे? प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रतिनिधियों की संख्या कितनी हुई थी? टोटल लोग कितने शामिल हुए थे? तो 72 इसमें क्या था? प्रतिनिधि थे। और अगर पूछ दिया जाए वायसराय कौन था, जब यह गठन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब गठन हुआ था, स्थापना हुआ था, उस समय वायसराय कौन था? गुड मॉर्निंग जी सभी को। तो उस समय वायसराय था लॉर्ड डफरिन। कौन सा था? लॉर्ड डफरिन। सबसे प्रथम मतलब कि यहाँ पे यह वायसराय रहता है। अब देखिएगा एक एक करके हम लोग सभी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे तो आप लोग लिखे होंगे, साथ में लिखते हुए चलिएगा, कोई बात नहीं है, लेट है तो। यहाँ देखिए हम लोग सबसे पहले एक बार जानकारी हासिल कर लेते हैं एलन ऑक्टोवियन हुयूम के बारे में, ये कहां के थे और किस प्रकार से थे। एलन ऑक्टोवियन हुयूम, अगर हम लोग यहाँ देखते हैं एलन ऑक्टोवियन हुयूम का, इनका जन्म कहां पर हुआ था? सर मैं 9th क्लास में, और आप 9th क्लास की मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहे ना टोटल। जी लेकिन थोड़ा सा थिंकिंग अलग है, या यूपीएससी लेवल का है। तो जन्म कब हुआ था? इनका जन्म कहां हुआ था? इनका जो जन्म हुआ था यह हुआ था स्कॉटलैंड। इनका जन्म कहां पर हुआ था? स्कॉटलैंड में हुआ था। और यहीं पर यानी कि स्कॉटलैंड में ही वहां पर यह थियोसॉफिकल जो सोसाइटी थी उसके मेंबर थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य थे। ठीक है। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्रों के पास एक पत्र लिखा, और पत्र लिखकर उनको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए आह्वान किया था। इनके बारे में यह भी था कि यह इंडियन सिविल सर्विस के आईसीएस के अधिकारी भी रह चुके थे। आईसीएस इन्होंने क्या किया था? पास किया हुआ था। और यह 1870 से लेकर 1879 79 तक भारत सरकार के मंत्री के पद पर भी थे। भारत सरकार के या क्या थे? मंत्री थे। तो भारत सरकार के मंत्री के पद पर भी यह विराजमान थे। 1885 से लेकर 1906 तक देखा जाए, 1906 तक यह इंडियन नेशनल कांग्रेस के महामंत्री थे। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्या थे? तो महामंत्री पद पर भी विराजमान रहते हैं। और 1912 ईस्वी में 1912 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो इनकी मृत्यु के बाद इनको कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। कांग्रेस का फर्स्ट क्लास में ना मॉडर्न हिस्ट्री की फर्स्ट नहीं, इसमें इमरान जी काफी क्लासेज हो चुका है। इनको कांग्रेस का पिता, ये 9th नंबर की क्लास है, और उससे पहले भी बहुत क्लास हुई है, घोषित किया गया। इनकी मृत्यु के बाद इनको क्या घोषित किया गया? कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। वहीं पे हम लोग देखते हैं 1913 ईस्वी में इनकी जब मृत्यु हो गया था, तभी 1913 ईस्वी में इनकी जीवनी लिखा गया। इनकी टोटल जीवनी लिखी गई, और इनकी जो जीवनी लिखने वाले इतिहासकार थे उनका नाम क्या था? विलियम, याद रखिएगा, यह जिन्होंने इनकी जीवनी लिखी है उस इतिहासकार का नाम था विलियम वेडरवर्ड। इनके इतिहासकार का नाम था जिन्होंने जीवनी लिखी। अब देखिए जो जीवनी लिखा गया है ना, तो जीवनी में एक अंग्रेज दूसरे अंग्रेज की तो बड़ाई ही करेगा, उसके बारे में तारीफ ही करेगा। यही रीजन रहा इनकी जीवनी में भारतीय स्वतंत्रता के पुजारी थे। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया कि जो एलन ऑक्टोवियन हुयूम थे वह भारतीय स्वतंत्रता के पुजारी थे। यह किसने बताया? तो विलियम वेडरवर्ड के द्वारा बताया गया, भारतीय स्वतंत्रता के पुजारी थे, इनके द्वारा कहा गया। और फिर इन्हीं के जीवनी में, यानी कि इनकी जो जीवनी लिखी गई है उसी किताब में इनको हर्मिट ऑफ शिमला की उपाधि से भी नवाजा गया है। कौन सी उपाधि से? तो हर्मिट ऑफ शिमला। तो हर्मिट ऑफ शिमला की उपाधि इनको क्या है? कहा गया है, उसी किताब में कहा गया है। ठीक है। इनकी जीवनी में विलियम वेडरवर्ड ने एक गुप्त रिपोर्ट को भी प्रस्तुत किया है, एक गुप्त पत्र को भी प्रस्तुत किया है, और गुप्त पत्र में यह कहा है कि 1878 में हुयूम के द्वारा जो है यह गुप्त रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। यह गुप्त रिपोर्ट क्या था? प्रस्तुत किया गया था। अब इस गुप्त रिपोर्ट में क्या कहा गया है? इस गुप्त रिपोर्ट में क्या कहा गया है? यह कहा गया है कि हम आंतरिक स्वशासन तो चाहते हैं, हम आंतरिक स्वशासन तो चाहते हैं, लेकिन केंद्रीय सत्ता ब्रिटेन के हाथ में रहे। ब्रिटेन के
हाथ में रहे, ये चाहते हैं। ठीक है, शायद आप लोगों को थोड़ा बहुत अगर समझने में प्रॉब्लम हुआ है तो यहाँ समझो। मैं यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में स्टार्ट किया हूँ क्लास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में देखिए कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी भी है जो हमें पढ़ना है, जिसको आप लोग ये सोच लेते हो कि छोड़ देना है, तो उसको छोड़ना नहीं है। एक एक पॉइंट हम लोग को पढ़ना है और लिखते हुए चलना है, ताकि आप लोग का नोट्स भी काफी अच्छे तरीके से कंप्लीट होते हुए चले। जैसे मेरे द्वारा ये बताया गया, सबसे प्रथम अधिवेशन कहां पे होने वाला था, तो पुणे में होने वाला था, लेकिन पुणे में फ्लैग पर फैल जाने के कारण यह सॉरी बंबई में, यहाँ पर बंबई में हुआ। और कब से लेकर कब तक हुआ? 28 से लेकर 31 दिसंबर 1885 के बीच में यह हुआ था। ग्वालियर टैंक पे हुआ था, गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय के ग्वालियर टैंक में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन से होते हैं? गोमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष होते हैं। और संस्थापक इसके कौन से रहे? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को इसके क्या माना गया? संस्थापक माना गया। टोटल कितने प्रतिनिधि, यानी कि टोटल कितने प्रतिनिधि का मतलब यह हुआ। ठीक है, क्या आप सभी लोगों को कमेंट दिख रहा है? क्या सभी लोग एक दूसरे के कमेंट पढ़ पा रहे हैं? क्या नहीं पढ़ रहे ना? हाँ, अच्छा, मुझे लगा कि शायद पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वाइसराय टोटल कौन से रहे? लॉर्ड डफरिन रहते हैं उस समय। टोटल 72 लोग उसमें पार्टिसिपेट किए हुए थे। अब यहाँ क्या हुआ, एक बार हम लोग यहाँ पर देख लिए कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम कौन थे। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो थे स्कॉटलैंड के निवासी थे, और वहीं पर जो थियोसॉफिकल सोसाइटी का गठन किया गया था उसके यह सदस्य भी रह चुके थे। भारत में यह आईसीएस एग्जाम को पास किए थे, मतलब भारत में आईसीएस एग्जाम को पास किए हुए थे और 1870 से लेकर 79 तक, कब से लेकर कब तक? तो 1870 से लेकर 79 तक भारतीय सरकार के मंत्री के पद पे रहे हैं, यानी कि भारत सरकार के यह मंत्री के पद पे भी मेजबान रहे। 1885 से लेकर 1906 तक यह इंडियन नेशनल कांग्रेस के महामंत्री रहे, और 1912 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 1912 में इनकी मृत्यु हो जाने के बाद ही इनको कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। अब यहाँ पर यह बताया कि इनकी जीवनी किसने लिखी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको याद भी रखना होगा। इनकी जीवनी किसके द्वारा लिखा गया? इनकी जीवनी जो लिखा गया है विलियम वेडर वन के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा इनकी जीवनी लिखा गया है? तो विलियम वेडर वन के द्वारा इनकी क्या है? जीवनी लिखा गया है। जीवनी में कौन कौन सी बातों पर चर्चा किया गया है? तो जीवनी में यह बोला गया कि भारतीय स्वतंत्रता के पुजारी थे, इनको हर्मिट ऑफ शिमला की उपाधि से नवाजा गया है। एक गुप्त रिपोर्ट बताया गया है कि 1878 में ह्यूम के द्वारा एक गुप्त रिपोर्ट लिखा गया था, और उस रिपोर्ट में क्या बोला गया? हम आंतरिक स्वशासन तो चाहते हैं, मतलब आंतरिक स्वशासन जो भारत है, तो भारत में आप आंतरिक स्वशासन तो चाहते हैं, लेकिन केंद्रीय सत्ता ब्रिटेन के हाथ में रहे, हमेशा ऊपर से ब्रिटेन अपना अधिकार कायम रखे, यह भी हम चाहते हैं। तो ब्रिटेन के अधिकार को ये छोड़ना नहीं चाहते थे, ये इनके गुप्त में था। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि जब भारतीय राष्ट्रीय, और यहाँ से क्वेश्चन बार बार आपके पेपर में पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा गया कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ उस समय लोगों का मत क्या था, अलग अलग लोगों के द्वारा कौन कौन सी बातें कही गई है, इन बातों पर फोकस करना है। एक बार आप लोग हेडिंग डालिएगा, ठीक है, हेडिंग डालिएगा। और हेडिंग कौन सा? कांग्रेस की स्थापना। अनविका, नितिन, सोनू, सिकंदर, सभी का स्वागत है और गुड आफ्टरनून सभी को। यहां पर कांग्रेस की स्थापना पर लोगों का मत, अलग अलग लोगों के द्वारा कौन कौन सी बातें कही गई है, यह हम लोग को जानना है। यहां पर सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं किसके बारे में? विलियम वेडर वन के बारे में। विलियम वेडर वन के बारे में अगर हम लोग देखते हैं, विलियम वेडर वन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कौन सी बातें कही? इन्होंने ही सबसे प्रथम बार विलियम वेडर वन ने एक सेफ्टी वॉल का सिद्धांत दिया, यानी कि एक अभय द्वीप का सिद्धांत दिया, ठीक ना। और इन्होंने ये कहा कि एलन ए एल ह्यूम के द्वारा जो गठन का स्थापना किया गया, जो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया जा रहा है, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यह भारतीयों के लिए नहीं किए थे। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इनके द्वारा भारतीयों के लिए नहीं किया गया था, बल्कि सच्चाई तो यह है कि यह एक प्रकार से सेफ्टी वॉल का निर्माण किए थे। यह भारतीयों को यह विश्वास दिलाने के लिए कि देखो हम आपके लिए फायदेमंद है, हम आपके लिए ही काम कर रहे हैं, उस चीज को, उस थिंकिंग को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। तो सेफ्टी वॉल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो विलियम वेडर वन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? तो हम क्या बोलेंगे? विलियम वेडर वन के द्वारा सेफ्टी वॉल का सिद्धांत दिया गया। तो आप लिख सकते हो यहां पर इसके बारे में कि भारतीयों के असंतोष से बचने के लिए, लिख लेना, भारतीयों के असंतोष से बचने के लिए अंग्रेजों को एक उभय द्वीप, अर्थात हम कह सकते हैं सेफ्टी वॉल, उभय द्वीप अर्थात सेफ्टी वॉल की आवश्यकता थी, जिसके अंतर्गत कांग्रेस की स्थापना की गई। इनके द्वारा यही कहा गया कि सेफ्टी वॉल, याद रखिएगा इस पॉइंट को, सेफ्टी वॉल को हम लोग मेंस की क्लास में इसकी बार-बार चर्चा करते हैं, और कभी भी आप लोगों से पूछा जाए कि सेफ्टी वॉल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो सेफ्टी वॉल का सिद्धांत दिया गया था विलियम वेडर वन के द्वारा दिया गया था। एक पॉइंट तो इसके बारे में हो गया, विलियम वेडर वन। अब हम लोग देखते हैं कि सेकंड नंबर पर, ठीक है ना, सेकंड नंबर पर एक और भारतीय व्यक्ति जिनका नाम क्या है? लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय का क्या विचार था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? इन्होंने यंग इंडिया से, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना का मुख्य लक्ष्य क्या है? ब्रिटिश साम्राज्य को छिन्न भिन्न होने से बचाना, ठीक है ना। इनका ये क्या कहना है? लाला लाजपत राय को यंग इंडिया पत्रिका में इन्होंने इस बात को बोला था, पत्रिका में इनके द्वारा इस बात को बोला गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य जो है, थैंक यू, धन्यवाद, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य जो है, या मुख्य लक्ष्य किस बात पर आश्रित है और किस बात पर डिपेंड करता है? तो वह डिपेंड किस पर कर रहा है कि भारतीय जो अंग्रेज है या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कारण यह छिन्न भिन्न होने की अवस्था में आ चुके हैं, और इनका मुख्य लक्ष्य यह है कि जो यह छिन्न भिन्न होने की अवस्था में आए हैं, इनके छिन्न भिन्न होने की स्थिति से भारत को बचाया जाए, ये चाहते हैं, ठीक है ना। दूसरा उनका यह कहना था कि जो ह्यूम है वह स्वतंत्रता के पुजारी है, लेकिन कांग्रेस डफरिंग की दिमाग की क्या थी? उपज थी, मतलब समझ रहा है, डफरिंग ने अपना बंदूक ह्यूम के कंधे पर रखकर चलाया था, ये कहना है लाला लाजपत राय का। तो लाला लाजपत राय की दो बातें जो यंग इंडिया में छापी गई थी, लिख लेना आप लोग साथ में, भारतीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य को छिन्न भिन्न होने से बचाना था,
बचाना था, फर्स्ट। और दूसरा पॉइंट इनके द्वारा क्या कहा गया, ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे, ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे, लेकिन लेकिन कांग्रेस डफरिंग के दिमाग की उपज थी, डफरिंग के दिमाग की उपज थी। ठीक है, ये दोनों की दोनों बातें किसके द्वारा बताया गया, लाला लाजपत राय के द्वारा। किसके द्वारा बताया गया, लाजपत राय के द्वारा। तो दो लोगों की बातों को हमेशा के लिए आपके माइंड पे हो गया ना, शैफ्टी-वाल का सिद्धांत किसके द्वारा, विलियम वेडरबर्ग के द्वारा। और विलियम वेडरबर्ग ने ही ए ओ ह्यूम का, ऑक्टेवियन ह्यूम की जीवनी लिखा हुआ था। दूसरा लाला लाजपत राय, ये दोनों बातें छिन्न भिन्न होने से बचाना है। और डफरिंग, ये आपके स्वतंत्रता के पुजारी थे, लेकिन डफरिंग की दिमाग की उपज कौन सी थी, कांग्रेस थी। क्योंकि डफरिंग ये चाहता था ना, डफरिंग का ये मानना था कि कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए जो भारतीयों को यह विश्वास दिला सके कि जो अंग्रेज काम कर रहे हैं या अंग्रेजों के द्वारा किया जाने वाला कार्य भारतीयों की भलाई के लिए है। गुड आफ्टरनून जी सचिन। टाइमिंग कहां, 12 बजे क्लास है, 12 बजे तो हो रही है, या क्लासेस डेली 12 बजे ही होती है। और ये तो मैं 10-15 दिन पहले ही फिट कर दिया था, आज तक का टाइमिंग मैंने सेट कर दिया था साक्षी जी। जी कोई नहीं। अब अगर हम लोग देखते हैं तीसरे नंबर पर एक और इतिहासकार है जिनका नाम क्या है, रजनी पामदत्त। क्या नाम है, रजनी पामदत्त। रजनी पामदत्त के द्वारा कौन सी बातें कही जा रही है, इसके द्वारा कही जा रही है कि शिशु कांग्रेस की स्थापना, शिशु कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना थी, एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना थी। ठीक है, यह रजनी पामदत्त ने कही है। शिशु कांग्रेस का मतलब यहां पर यह निकलता है कि शिशु, हाँ शिशु कांग्रेस का यहां पर, अभी यही चलेगा ना, जी 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 अभी चलेगा ये टाइमिंग। कमलकांत गुड आफ्टरनून। यहां देखिए, शिशु कांग्रेस की स्थापना का यहां पर मुख्य बात यह है कि अभी नया नया दत्त दास नहीं, अर्चना दत्त, रजनी पामदत्त इतिहासकार रहे हैं, भारतीय इतिहास का, तो रजनी पामदत्त। फिर हम लोग देखते हैं किसके द्वारा कही गई है, एनी बेसेंट। किसके द्वारा, एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने कौन सी बातें बोली है, इनके द्वारा कहा गया है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म मातृभूमि की रक्षा के लिए हुआ है, मातृभूमि की रक्षा के लिए हुआ है, ये कहना है। नहीं दास नहीं दत्त, रजनी पामदत्त हमेशा, वहां पर दूसरा नाम होगा अर्चना। ठीक है, फिर अगर हम लोग देखते हैं गांधी जी, गांधी जी की बातें, कि गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कौन सी बातें कही है। गांधी जी ने कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना होगा, कांग्रेस को समाप्त कर दो। ये बातें किसने कही, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी शुरू से ही इस बात के लिए पक्षधर थे कि देखो जब आजादी मिल जाएगा, हाँ वेरी गुड मिसू, आजादी जब मिल जाएगा तो आजादी के मिल जाने के बाद आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम की कोई संस्था नहीं होनी चाहिए, इसको समाप्त कर देनी चाहिए। लेकिन नेहरू जी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। और नेहरू जी इस बात को भाई क्यों मानते, ठीक है, इसी से तो इनका वंश आज तक चल रहा है ना। ये दूसरी पार्टियों की कांग्रेस कांग्रेस स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थी, इसके कारण लोगों के मन में कांग्रेस के प्रति सिंपैथी था। ठीक है, वो राष्ट्रीय सिंबल मानते थे कांग्रेस को, और कांग्रेस के नाम से अगर कोई तो जीतेगा। इसीलिए नेहरू के बाद वाले लोगों को आप देखोगे तो गांधी जी को लेकर लोगों के मन में जो एक होता है, नहीं होता भावुक हो जाना, गांधी का नाम लेते ही सिंपैथी लेना, उनके सिंपैथी को ही प्राप्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं के द्वारा गांधी उपनाम जोड़ा जाने लगा। हाँ ठीक है, तो उपनाम उनके द्वारा क्या किया जाने लगा, जोड़ा जाने लगा। अब अगर हम लोग आते हैं अश्वनी कुमार दत्त के बारे में, अश्वनी कुमार दत्त ये क्या बोले हैं, अश्वनी कुमार दत्त क्या बोले हैं, अश्वनी कुमार दत्त ने एक बात बोली है इंडियन, हाँ वेरी गुड मिसू, इन्होंने कौन सी बात बोली है, यह 3 दिनों का तमाशा है, या 3 दिनों का तमाशा है। ये बात किसने बोला है, अश्वनी कुमार बोले हैं। यहीं पे अगर हम लोग देखते हैं अरविंदो घोष का, कि अरविंदो घोष ने क्या बोला है, कौन सी बातें बोली है अरविंदो घोष ने। तो अरविंदो घोष ने बोली है यह भीख मांगने वाली एक संस्था है। भीख मांगने वाली संस्था किस पर बोले हैं, तो यह बोला गया है जो उदारवादी थे ना, उन्हीं लोगों पर यह बातें बोली गई है, यह भीख मांगने वाली एक संस्था है। यह भीख मांगने वाली क्या है, एक संस्था है। ठीक है, यहीं पे हम लोग अगर आगे देखते हैं तो बिपिन चंद्र पाल, यह भी इतिहासकार है, बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र का आप किताब पढ़ते हैं ना, इनके द्वारा कौन सी बात कही गई है, इनके द्वारा भी यही बात कही गई है, अरविंदो घोष वाली भी, या एक इनके द्वारा क्या बोला गया है, या याचना संस्था है, याचना, तो दोनों कहां सेम है रोजी, हाँ, थोड़ा सा अंतर है बस। याचना संस्था, उन्होंने बोला कि भीख मांगने वाली संस्था, और इनके द्वारा कहा गया कि यह किस प्रकार से है, तो याचना संस्था है। फिर आगे हम लोग अगर देखते हैं बिपिन चंद्र पाल के बाद, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगर हम लोग देखते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, तो इनके द्वारा यह बातें बोली गई है, कांग्रेस के लोग पदों के, बिपिन चंद्र पाल और बिपिन चंद्र, इनके हम लोग पढ़ते हैं, हाँ सेम सेम सेम। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। ठीक है, और एक और नाम मिल जाता है हम लोग को, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। इसके समय तो कांग्रेस का स्वरूप ही बदल चुका था ना, यही रीजन रहा। इन्हें ये कहा जब सूरत का विभाजन होता है 1907 में, वेरी गुड मिसू, ठीक है, इसके द्वारा क्या बोला गया, कांग्रेस अपनी मौत की
घड़ियां गिन रही है और अपने पतन की ओर और अपने अपनी पतन की ओर लड़खड़ा रही है, इसे आराम से मरते हुए देखना चाहता हूं, इसे आराम से मरते हुए देखना चाहता हूं। यह बातें कहना किसका था? लॉर्ड कर्जन का। हाँ, ठीक है, ये बातें किसने बोला? लॉर्ड कर्जन। ये जितने लोगों ने इनके बारे में आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बातें बोली हुई है, ये बातें आप लोगों को जरूरत है याद रखने की, अपने माइंड पे रखने का, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अब आप लोग डाल लेना, अब आप लोग यहां पर डाल लेना महत्वपूर्ण बिंदु। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अभी तक जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हुए हैं, वह सभी के सभी महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग यहां पर क्या करेंगे? बातें करेंगे। सबसे पहला अगर पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने रखूं तो ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी के ही भाई थे जिनका नाम क्या था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक ना, क्या नाम था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो यह ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी के क्या थे? भाई थे। इन्होंने पहले अधिवेशन में भाग नहीं लिया था, याद रखिएगा। कभी कभी हमारे पास ऑप्शन दे देता है, हाँ, सूरत डिवीजन के समय ही यह बातें बोला था उसने। ठीक है, इन्होंने पहले अधिवेशन में भाग नहीं लिया, पहले अधिवेशन में भाग नहीं लिया। और पहले अधिवेशन में इन्होंने भाग नहीं लिया था, नहीं लिया था, तो उसके पीछे रीजन ये था कि एक दूसरी संस्था में पार्टिसिपेट करने के लिए कलकत्ता जा चुके थे, और कलकत्ता चले जाने के कारण यह उस समय बंबई आकर, क्योंकि इस समय की तरफ फ्लाइट तो था नहीं ना। यही है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिन्होंने 1877 में भारतीय सिविल सेवा को पास किया। 1879 में इन्होंने इंडियन एसोसिएशन, क्लास नहीं हुई थी रेट अफेयर्स की, जी हाँ, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था। और यह दो टाइम 1995 में और दूसरा 1902 में, इन्होंने दोनों के दोनों टाइम क्या है, ये कांग्रेस की अध्यक्षता की हुई थी। और 1921 ईस्वी में इनको सर की उपाधि दिया गया था। ये टोटल पॉइंट्स किसके बारे में है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में। समझ में आया? पहले अधिवेशन में इन्होंने भाग नहीं लिया था, 69 में 79 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की, 1905 में और 2 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, 1921 में इनको सर की उपाधि दिया गया था। अच्छा, कुछ ऐसे भी प्रथम करके अध्यक्ष रहे हैं, उन प्रथम करके अध्यक्ष वालों में एक बार हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर आप लोगों से कभी भी पूछा जाए प्रथम विदेशी महिला जो इसकी अध्यक्ष बनी हुई है, सभी बच्चों को पता होगा, क्या नाम है? एनी बेसेंट। कौन सा नाम है? एनी बेसेंट। और ये कब बनी थी? 1917 में, जब हुलमुल आंदोलन काफी ज्यादा फेमस हो गया और भारतीय आवाम के द्वारा इनको बहुत प्रेम मिला, बहुत प्यार मिला, तो उसके जस्ट 1 साल के बाद ही इनको इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। फिर अगर हम लोग से पूछा जाए प्रथम भारतीय महिला जो अध्यक्ष बनी है, तो ये भी शायद आप लोग को नाम पता होगा, क्या नाम है उनका? सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू कब बनी हुई थी? 1925 में। कब बनी हुई थी? 1925 में। तीसरा अगर हम लोग से पूछा जाए कि प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष कौन से बने हुए थे, तो प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो यह बने हुए थे हकीम अजमल खां। कौन बने थे? हकीम अजमल खां, और यह बने हुए थे 1921 में। कब बने थे? 90, हाँ, भारत कोकिला जीत पिया, तो हकीम अजमल खां बने हुए थे। और हकीम अजमल खां जो बने थे, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये था कि उस समय बनना था अध्यक्ष चित्तरंजन दास को। उस समय जो अध्यक्ष बनना था वह बनना था CR दास को, चित्तरंजन दास को बनना था। लेकिन उसी समय चित्तरंजन दास को क्या हो गया? जेल हो गई, अंग्रेजों ने पकड़कर जेल में डाल दिया। तो चित्तरंजन दास जब नहीं उपस्थित हो पाए, तो उनके स्थान पर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था हकीम अजमल खां को। किसको बनाया गया था? हकीम अजमल खां को। अब अगर आप लोगों से कभी भी पूछा जाए कि सबसे युवा अध्यक्ष, सबसे ज्यादा कांग्रेस के युवा अध्यक्ष कौन से बने हुए थे, जल्दी से एक बार आपको बताइएगा। सभी बच्चों को इसका आंसर पता होगा कि सबसे युवा अध्यक्ष कौन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए थे, तो वह बने थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। वेरी गुड दीप्ति, आजाद। और यह कब से लेकर कब तक बने हुए थे? 1940 से लेकर 1945 तक सबसे प्रथम बने थे। अच्छा, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के बारे में 2 पॉइंट्स यहीं पे हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, एक पॉइंट तो ये कि इस समय सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था, तो सेकंड वर्ल्ड वार के चलने के कारण 40 से लेकर 45 के बीच में कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था। 40 में जो अधिवेशन हुआ और 40 के अधिवेशन में जो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को अध्यक्ष बना दिया गया था, उसके बाद से यह चलते रहे थे, क्योंकि उस समय अधिवेशन हो ही नहीं रहा था, और अधिवेशन नहीं होने के कारण कोई दूसरा अध्यक्ष नहीं बन पाया। दूसरा क्वेश्चन यहां पर यह बनता है कि इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा एक पत्रिका निकाली गई थी, और उस पत्रिका का क्या नाम था? अल हिलाल। याद रखिएगा, क्या नाम था? अल हिलाल। उस पत्रिका का नाम था अल हिलाल। 1957 में, इन्हीं के बारे में मैं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के बारे में ही बता रहा हूं। 1957 में इन्हें इंडिया विंस फ्रीडम उपाधि दिया गया। इंडिया विंस फ्रीडम। और इनको 1992 में, 1992 में, इस समय तक तो इनकी मृत्यु हो गई थी, इनको भारत रत्न की उपाधि दिया गया, और यह दिया गया मरणोपरांत।
मरने के बाद इनको भारत रत्न की उपाधि दिया गया। और यह भी हम लोग को पता है कि 1940 से लेकर 45 तक आईएनसी का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था, कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, और कोई भी अधिवेशन नहीं होने के कारण ही 1940 से लेकर 45 तक यह क्या रहे, ये अध्यक्ष बने रहे। तो हम लोगों ने देख लिया, ये भी पॉइंट हम लोगों को याद रहेगा कि सबसे युवा अध्यक्ष, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन से बने थे, तो आपके मौलाना अब्दुल कलाम आजाद सबसे युवा अध्यक्ष बने हुए थे। चलिए, अब हम लोग को यह देखना है कि सर्वाधिक आईएनसी का आयोजन कहां पर हुआ था। एक बार आपको बताइए तो, सर्वाधिक आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का आयोजन, सबसे ज्यादा आईएनसी का अधिवेशन कहां पर हुआ था? जल्दी से एक बार आपको कमेंट करके बताइएगा कहां पर हुआ था। सूरत, टिया दास ने आंसर दिया है सबसे पहले, बिल्कुल गलत। हाँ, अगर हम लोग देखते हैं कि सबसे ज्यादा कहां पर हुआ था, तो 10 बार हुआ था, और टिया आप भूल गई, जिस एरिया से आप आती हैं वहीं पे हुआ था सबसे ज्यादा, ठीक है ना? कहां पर हुआ था? कोलकाता, सबसे ज्यादा हुआ था। और अगर देखा जाए तो 7-7 बार, 7-7 बार कहां कहां पे हुआ था? बंबई में और मद्रास में, ठीक है, बंबई और मद्रास में, या 7-7 बार हुआ था। अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि आईएनसी में सबसे प्रथम बार कब, मतलब उन लोगों के द्वारा भाग लिया गया, यानी कि आईएनसी में एक बार भाग लिए, हेडिंग डाल लीजिएगा, आईएनसी में एक बार भाग लिए। अलग अलग नेताओं के बारे में हम लोग देखेंगे कि सबसे प्रथम बार आईएनसी में उनके द्वारा पार्टिसिपेट कब किया गया। सबसे पहले हम लोग आते हैं 1901 में। 1900, मैंने आप लोगों से वादा किया था ना, एक भी पॉइंट्स नहीं छूटेगा। अगर आप लोग पूरी की पूरी क्लासेस कर लो, आप लोगों को किसी भी दूसरे क्लास को करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा, और ना ही आप लोगों को किताबों को भी उतनी ज्यादा पढ़ने का। मेंस वाला क्लास कर लो और प्रीलिम्स वाला अगर दोनों कर लेते हो ना, आपके पास सभी फैक्ट, सभी पॉइंट्स शामिल हो जाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कोई दूसरा टीचर बताएगा भी, और आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता भी है, इतना सफिशिएंट है आप सभी लोगों के लिए। लेकिन आप लोग करोगे तब ना, सबसे बड़ा ये है कि करोगे तब ना, लेकिन करते ही नहीं हो। चलिए, 1901 में देखा जाए तो कोलकाता में अधिवेशन किया गया था, और इसी कोलकाता के अधिवेशन में गांधी जी ने सबसे प्रथम बार क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। याद भी करना होगा, देखते है ना, इसी में क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। वहीं पर हम लोग देखते हैं 1912 में कहां हुआ था? बांकीपुर में। कहां पर अधिवेशन हुआ था? बांकीपुर में। बांकीपुर कहां पर है? पटना में। और वहां पर किसने पार्टिसिपेट किया था? जवाहरलाल नेहरू। तो सबसे प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भी जो पार्टिसिपेट किया गया था 1912 में बांकीपुर में किया गया था। फिर हम लोग देखते हैं 1913 का, और 1913 में कहां पर हुआ था? कराची में पार्टिसिपेशन या अधिवेशन हुआ था, और उसमें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था सबसे प्रथम बार, उनका नाम क्या था? नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर। तो नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर जी ने सबसे प्रथम बार जो कराची का 1913 का अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन में इनके द्वारा क्या है? पार्टिसिपेट किया गया। स्वतंत्रता के समय, अब एक क्वेश्चन और यहां बनता है कि स्वतंत्रता के समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के समय इसके अध्यक्ष कौन थे? जेवी कृपलानी जी। ये कई बार पेपर में आ चुका है ना कि स्वतंत्रता के समय, हाँ, अफ्रीका में आए थे, अफ्रीका में थे वो, अफ्रीका से भारत आए थे अपने बीवी बच्चों को लेकर जाने के लिए, तो पार्टिसिपेट किए और अपने बीवी बच्चों को लेकर या फिर अफ्रीका में चले गए थे, तो जेपी कृपलानी। और एक क्वेश्चन यहां पर यह भी बनता है कि प्रथम महिला कार्यकारी अध्यक्ष, प्रथम महिला कार्यकारी अध्यक्ष कौन सी बनी हुई थी? इनके बारे में एक बार जानना है, तो वह कौन सी बनी हुई थी? नलिनी सेनगुप्ता, या नलिनी सेनगुप्ता प्रथम महिला कार्यकारी अध्यक्ष बनी थी, और यह भारतीय मूल की विदेशी महिला थी, भारतीय मूल की विदेशी महिला ये होती है। और इसके पीछे कारण ये बना कि कार्यकारी अध्यक्ष बनने का, क्योंकि उस समय अध्यक्ष पद पे कौन से थे? मदन मोहन मालवीय। तो मदन मोहन मालवीय जी उस समय जेल चले गए थे, और उनके जेल चले जाने के कारण कार्यकारी अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो आपके नलिनी सेनगुप्ता को। ये कुछ पॉइंट्स रहे, नहीं एनिवर्सरी नहीं बनी थी तो चौबे जी, तो ये कुछ पॉइंट्स है किसके बारे में? प्रथम वालों के बारे में। अब हम लोगों को एक एक करके सभी अधिवेशनों के बारे में, जो सबसे महत्वपूर्ण और इंपोर्टेंट अधिवेशन हुए हैं, उनके बारे में समझना है। तो अब आप लोग हेडिंग डालिएगा, कांग्रेस के अधिवेशन, ठीक है। कांग्रेस के अधिवेशन में अगर हम लोग नजर डालते हैं, सबसे प्रथम अधिवेशन कौन सा? प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में हुआ था। और 1885 में इसके अध्यक्ष कौन से बने हुए थे? तो बोयमेश चंद्र बनर्जी जी, हाँ, इसके अध्यक्ष बने थे। और कहां पर हुआ था अगर ये पूछा जाए, तो यह हुआ था बंबई में। इसमें क्या महत्वपूर्ण था? इसमें कुछ ना कुछ तो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे ना। तो दादाभाई नौरोजी के, इसको जो होता है, दादाभाई नौरोजी की सलाह पर इसको हिंदू पत्रिका में, इसमें तो हिंदू पत्रिका में आईएनसी की घोषणा की गई। हिंदू पत्रिका में इसे आईएनसी की घोषणा किया गया। दूसरा, कुल 72 लोगों ने इसमें क्या किया था? पार्टिसिपेट किया, लोगों ने भाग लिया था। और इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, बनर्जी ने भाग नहीं लिया, ठीक है। अब देखिएगा, महत्वपूर्ण बिंदु एक और यहां पर है कि इसका जो नाम था वह नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। तो दादाभाई नौरोजी ने यह सलाह दिया कि कांग्रेस चूंकि अमेरिका के शक्तिशाली लोगों का समूह होता है, इसलिए इसका नाम कांग्रेस रखा जाए। तो दादाभाई की सलाह पर इसका नाम क्या किया गया?
इंडियन नेशनल यूनियन से इंडियन नेशनल कांग्रेस किया गया। ठीक है, इंडियन नेशनल यूनियन से इसका नाम क्या कर दिया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। ये पॉइंट्स रहा आपके टोटल पॉइंट्स रहा प्रथम का। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका सेकंड अधिवेशन, और सेकंड अधिवेशन कब होता है, 1886 में। कब होता है, 1886 में। 1886 में अगर हम देखें इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं, इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं, इसके अध्यक्ष बनते हैं दादा भाई नौरोजी। और जो दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष बने हुए थे, तो उनके बारे में यह है कि यह प्रथम पारसी अध्यक्ष बने थे। यह सबसे प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी के बारे में एक और चीज जान लीजिए कि 1886 में यह अध्यक्ष बनते हैं, फिर दूसरी बार 1893 में लाहौर में जब अधिवेशन किया गया था वहां पर अध्यक्ष बने हुए थे, और फिर 1906 में जब कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, ये तो सभी को कहानी पता होगा ना, उस समय यह अध्यक्ष बने हुए थे। तो दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षता में 3 पॉइंट्स याद रखिएगा कि यह 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, कोलकाता में, लाहौर में, कोलकाता में 86 में, 93 में और फिर 1906 में, यह 3 बार इसके क्या बने हुए थे, अध्यक्ष बने थे। 1986 का भी अगर हम लोगों से पूछा जाए कि यह भी जो आपके सम्मेलन हुआ था, अधिवेशन हुआ था, यह अधिवेशन कहां पर हुआ था, यह अधिवेशन कहां होता है, कलकत्ता में। कहां होता है, कलकत्ता में। अब देखिएगा, अब हम लोग को यह जानना है कि इसके सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या है, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। अगर हम लोग इसके सबसे महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में देखते हैं तो राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, इन दोनों के लिए एक कमेटी का गठन किया गया, और कमेटी का नाम क्या दिया गया, कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी। तो कभी भी आप लोगों से पूछा जाए कि कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी का गठन कब किया गया था, या कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी का गठन कब हुआ था, तो आप लोगों के द्वारा क्या आंसर होना चाहिए कि एक तरफ राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, इन दोनों को मिलाकर एक कमेटी का गठन किया जाता है, और वह कमेटी कौन सी बनती है, राष्ट्रीय स्टैंडिंग कमेटी यहां पर बनती है। यही वो सम्मेलन है 1886 का, जिस समय दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन की उपाधि दिया गया, यानी कि इसी समय ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि से क्या है, दिया गया। यही है जब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक का को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा एक्सेप्ट भी किया गया, और इसमें टोटल कितने प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया था, तो प्रथम वाला हम लोगों को पता है कि प्रथम में 72 लोगों के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था, लेकिन यहां पे जब हम लोग देखते हैं यहां पर टोटल 434 प्रतिनिधियों के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था। टोटल यहां पर कितने लोगों के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था, कितने प्रतिनिधि जो है, हाँ, करने वाले के द्वारा जो होता है किया गया था, तो कितने, 434 थे। और इसी समय पर कौन सा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल जो दादा भाई नौरोजी ने थ्योरी सिद्धांत दिया था, इसी समय इन्होंने यह सिद्धांत दिया था, कौन सा, याद रखिएगा, मेरे द्वारा मेंस की क्लास में इसके बारे में चर्चा किया जा चुका है। तो कौन सा इनके द्वारा चर्चा किया गया था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके बारे में क्या किया गया, बताया गया, और इसी सम्मेलन में सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसी सम्मेलन में धन निकासी का सिद्धांत दिया गया। कभी भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये तो हम लोगों को पता है कि धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया, तो धन निकासी का जो सिद्धांत देने वाले थे, यह सभी बच्चों को पता है कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया। लेकिन अगर हम लोगों से कभी भी पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में धन निकासी का सिद्धांत दिया गया, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन था, वो दूसरे नंबर का अधिवेशन था। नहीं, प्रति व्यक्ति आय उन्होंने 1867-68 में दिया था, ठीक ना। प्रति व्यक्ति आय के बारे में जैसे तुलसी जी ने बताया, तो ये 67-68 में उन्होंने पीसीआई 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय थी, उस समय उन्होंने बताया था। लेकिन धन निकासी का सिद्धांत, कि अंग्रेज जिसको बोलते हैं कि हम भारत में निवेश कर रहे हैं, वह भारत में निवेश नहीं कर रहे हैं, वह भारत के मनी को लेकर जा रहे हैं, वह भारत का शोषण कर रहे हैं, इसके बारे में सबसे प्रथम बार दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1886 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में यह कहा गया था। तो आई थिंक अब आप लोगों में से किसी भी बच्चे को सेकंड जो अधिवेशन हुआ था, अब सेकंड अधिवेशन से कोई भी क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर होता है सेकंड नंबर से कोई नहीं बचना चाहिए, तो एक और पॉइंट्स में क्यों छोड़ू भाई, यहीं पे आप लोग लिख लीजिएगा, सर अनअकैडमी पर यूपीएससी मेंस का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है क्या? हाँ जी, बिल्कुल अवेलेबल है महाराज जी, होता है टेस्ट। यहां पर अगर हम लोग देखते हैं कि इसी के द्वारा राष्ट्रीय आय का सबसे प्रथम बार राष्ट्रीय आय का आकलन आप लोगों से कभी भी पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन कौन से कांग्रेस के अधिवेशन में किया गया, तो वो कौन से कांग्रेस के अधिवेशन में किया जा रहा है, तो यह भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन कांग्रेस के सेकंड अधिवेशन में किया गया था। इस लाइन को, इस पॉइंट्स को आप सभी लोग याद रखिएगा। तो सेकंड वाला पॉइंट सब लोग का कंप्लीट हो गया। अब इसके तीसरे नंबर पर, इसके थर्ड नंबर पर, और थर्ड नंबर का अधिवेशन कब हुआ था, तो यह अधिवेशन हुआ था 1887 में। कब हुआ था मेरे भाई, 1887 में यह अधिवेशन होता है। और इस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन बनते हैं, जल्दी से एक बार आपको आंसर बता दीजिएगा, इस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन बनते हैं। इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनते हैं बदरुद्दीन, क्या नाम है, बदरुद्दीन तोयब जी। क्या नाम है इनका, बदरुद्दीन तोयब जी। और बदरुद्दीन तोयब जी के बारे में भी जानिएगा, यह प्रथम मुस्लिम कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए थे। और यह हुआ कहां पर था, वेरी गुड टू जी, यह कहां पर हुआ था, यह हुआ था मद्रास में। कहां पर हुआ था, मद्रास में हुआ था। अब हमें यहां पर यह जानना है कि तीसरे नंबर का जो सम्मेलन हुआ था, इस तीसरे नंबर के सम्मेलन में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स कौन-कौन से थे, उन सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्सों के बारे में एक बार हम लोग जान लें। हम लोगों को यह बात तो पता लग गया कि बदरुद्दीन तोयब जी इसके प्रथम अध्यक्ष बने हुए थे। और यही बदरुद्दीन तोयब जी अगर मुस्लिम थे, तो दो अधिवेशनों में हम लोगों ने देखा, बोयमेश चंद्र बनर्जी और दादा भाई नौरोजी, तो अभी तक तो कोई मुस्लिम नहीं आए थे, लेकिन इसमें जब आए, तो यह भी कभी-कभी हमारे पेपर में क्वेश्चन बन जाता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, गुड आफ्टरनून जी,
प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो बनने वाले थे वह बनने वाले कौन से रहते हैं? बदरुद्दीन तोयबजी। सेकंड, इसके बारे में एक महत्वपूर्ण पॉइंट और यहां पर बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में टोटल कितने लोगों के द्वारा पार्टिसिपेशन किया गया था? प्रथम में तो 72 थे, ये हमें पता है। दूसरे में 434 थे, यह भी आप लोगों को पता लग गया। लेकिन अब हमें यह भी जानना है कि तीसरे में टोटल कितने थे? तो 607 थे, 607 थे। कितने थे? 607 होते हैं। हाँ, वेरी गुड बसंत। और यही वो समय है, तीसरा ही अधिवेशन का समय है, जिसमें एक नारा लगाया गया, और वह नारा कौन सा है? कांग्रेसी बनो। कौन सा नारा लगाया गया था? कांग्रेसी बनो का यही पर नारा लगाया गया था। ठीक है ना? अब यही वो सम्मेलन है, यानी कि पहला सम्मेलन था। कौन सा? पहला सम्मेलन था जिसमें जिसमें कार्य के संचालन के लिए, संचालन का भार प्रतिनिधि की कमेटी को दिया गया, क्योंकि अब संख्या धीरे धीरे प्रतिनिधि की कमेटी को दिया गया। और आगे चलकर यही जो कमेटी थी, यह क्या बन गई? विषय निर्धारक कमेटी। कौन सी बनी? विषय निर्धारण कमेटी। समझिए, अगर नहीं आया है समझ में, कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों को बताऊंगा, मैं समझाऊंगा। यहाँ पे अभी मैं हूं। देखिए, मेरे द्वारा आप लोगों को यह बताया जा रहा है कि देखो, यह इस समय अब धीरे धीरे कांग्रेस की लोगों की संख्या में क्या हो रहा था? वृद्धि हो रहा था। कांग्रेस का धीरे धीरे लोगों की संख्या में वृद्धि होते जा रहा था, लोग अब बढ़ते हुए जा रहे थे। तो अगर लोग बढ़ रहे हैं तो उनके कार्यभार को संभालने के लिए कोई एक समिति तो होना चाहिए ना, जो कांग्रेस के नियम कानूनों को बताए, कांग्रेस का नारा क्या है वो बताए, कांग्रेस का विषय क्या है वो बताए, लोगों को जागरूक करे इसके बारे में। इसीलिए बनाया गया था कि भार कमेटी, यानी कि प्रतिनिधि भार कमेटी बनाया गया। और यही प्रतिनिधि भार कमेटी आगे चलकर विषय निर्धारण कमेटी में हो गई कि अब कांग्रेस का जो विषय का निर्धारण करना है, इसी कमेटी के द्वारा किया जाने लगा। ठीक है, अब यहां तक आते आते जो डफरिंग था, उस डफरिंग को तो पता लग गया कि मैंने कांग्रेस को बनवाया किसी और मकसद से था, मतलब कांग्रेस को मैंने बनवाया किसी और मकसद से था, और कांग्रेस बन गया किसी और मकसद के लिए। तो डफरिंग को अपनी जो है गलतियों का आभास यहां हुआ प्रथम बार, और इसी आभास में उसने अब कांग्रेस की आलोचना करने की शुरुआत कर दिया। तो प्रथम बार तीसरे सम्मेलन जो होता है, जिसमें अंग्रेजों के विरुद्ध प्रतिवेदनों को पारित किया जा रहा है, तो डफरिंग ने यहां पर क्या किया? प्रथम बार, फर्स्ट बार इसने कांग्रेस की क्या किया? आलोचना की। प्रथम बार कांग्रेस की आलोचना किया जा रहा है, यही है। इसी में तीसरे सम्मेलन में आम जनता को भी कांग्रेस में शामिल होने की अपील की गई। कांग्रेस में शामिल होने की अपील की गई। तो जो कांग्रेस में शामिल होने की अपील की गई थी, वह कौन से सम्मेलन में किया गया था? तो वह सम्मेलन कौन सा होता है? तीसरा सम्मेलन होता है। और यह आपका इतने महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखिए, साथ में अगर लिखते हुए चलोगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए भी आ रहे हैं जो पहली बार मेरे क्लास को देख रहे हैं, है ना? बहुत सारे इसमें हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सभी को। प्रथम बार आप लोग मेरी क्लास को देख रहे हो, एक बार प्रीवियस क्लास को जब आप लोग देखोगे तो उसको लिखते हुए चलोगे ना, तब आप लोग को वास्तविकता समझ में आ जाएगा कि यूपीएससी की कैसे तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि मैं वैसा नहीं हूं, बहुत सारे ऐसे टीचर्स भी होंगे जो यूपीएससी की तैयारी प्रीलिम्स भी क्वालीफाई नहीं किए होंगे, लेकिन यहां पर जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मेंस क्वालीफाई करने के बाद मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो आप लोगों को इस बात का होना चाहिए कि एक्सपीरियंस है मेरे पास मुखर्जी नगर में भी पढ़ाने का और एग्जाम भी देने का। तो अगर ये एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार बोलता हूं कि अपना नोट्स स्वयं बनाओ, पीपीटी पर डिपेंड मत रहो। पीपीटी लेकर आप कभी एग्जाम क्वालीफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है? इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। तो तीसरा सम्मेलन के बारे में तो हम लोगों के द्वारा पढ़ लिया गया। अब हम लोगों के द्वारा किसके बारे में देखा जा रहा है? इसके फोर्थ नंबर सम्मेलन के बारे में देखा जाए। फोर्थ नंबर का सम्मेलन कब हुआ था? 1888 में। चौथे नंबर का सम्मेलन कब कराया गया था? 1888 में हुआ था। और 1888 में जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा कि इसका अध्यक्ष कौन बना था। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन सा बना हुआ था, ये आप लोगों को आंसर देना है। जल्दी से मैं देखना चाहता हूं सबसे पहले कौन जो देगा उसका नाम मैं लूंगा। और यह अधिवेशन किया गया था इलाहाबाद में। यह अधिवेशन कहां पर किया गया था? इलाहाबाद में किया गया था। अभी तक किसी का भी कॉपी पलटने लगे क्या? हाँ, आज लेसन अच्छा आया है। ठीक है, तो यह किसके द्वारा अध्यक्षता कराया गया था? तो यह अध्यक्षता कराया गया था जॉर्ज यूले के द्वारा। इसमें अध्यक्ष कौन बने थे? जॉर्ज यूले बने थे। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष इसका बना हुआ था। ये भी आप लोग याद रखना, किसका? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बना हुआ था। तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बनने वाला कौन सा रहा? तो जॉर्ज यूले रहा। कौन सा रहा? जॉर्ज यूले रहा। अब इसके बारे में जो चौथे नंबर का अधिवेशन हुआ था, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से थे, इसको भी आप लोग साथ में लिखते हुए चलिएगा। अगर महत्वपूर्ण बिंदु को देखा जाए, इस बार प्रतिनिधि की संख्या कितनी हुई थी? धीरे धीरे प्रतिनिधियों की संख्या प्रतिदिन बढ़ते हुए जा रहा था। वेरी गुड प्रमुख जी, प्रतिनिधियों की संख्या धीरे धीरे प्रतिदिन बढ़ते हुए जा रहा था हर एक अधिवेशन में। और अब कितना हो गया? 1248। सीधा तीसरे अधिवेशन से दुगुना हो गया इनकी संख्या। कितना हुआ? 1248 हुआ। यही वो सम्मेलन है जब प्रथम बार लाला लाजपत राय शामिल भी होते हैं और हिंदी में भाषण दिया गया। अभी तक प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, इन तीनों के तीनों अधिवेशनों में इंग्लिश में भाषण दिया जा रहा था। आप इस बात को समझिए कि अभी भी इंग्लिश में बोला जाए तो 100 में से 10 लोग ही समझ पाते हैं इंग्लिश, बाकी लोग केवल चेहरा देखते हैं कि बोल क्या रहा है। और कुछ लोग हंसते हुए भी निकल जाएंगे कि अपने आप को बड़ा दिखा रहा है। तो आप समझो ये बातें हो रही है 1886, 85, 86, 87 की, जिस समय तो एजुकेशन लेवल ही बहुत कम था। उस समय अगर ये कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के प्रतिनिधि इंग्लिश में भाषण किया कर रहे हैं, तो इंग्लिश के भाषण को कितने % लोग पसंद करेंगे? सीधी सी बात है, नहीं करेंगे। स्वीकारिता ही नहीं होगी। और जब इनकी स्वीकारिता ही नहीं होगी, तो क्या यह कांग्रेस फेमस हो पाएगा? क्वेश्चन मार्क बनता है ना, क्या यह कांग्रेस फेमस हो पाएगा? तो हमारे और आपके आंसर एक ही आते हैं कि सर जी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर प्रथम बार हिंदी में पूछा जाए कभी भी कि प्रथम बार हिंदी में भाषण कब दिया गया, तो वह अधिवेशन कौन सा है? हाँ, 3 तक नहीं सुने हुए थे, यहां पर चौथे अधिवेशन में दिया गया। याद रहेगा, प्रथम बार 2 चीजें हुआ। एक तो लाला लाजपत राय शामिल हुए थे, ठीक है, और दूसरे में भाषण जो हुआ था, ठीक है ना, जो भाषण हुआ था वह हिंदी में क्या हुआ था? इसका भाषण हुआ था। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यहां तक किसी के मन में कोई डाउट या क्वेश्चन? बताओ, कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो। ठीक है, अब देखिएगा एक और चीज, यही वो अधिवेशन है जब
जो कांग्रेस का कोई स्थान नहीं था, अधिवेशन करने का कोई निश्चित स्थल नहीं था, कोई स्थान तो होना चाहिए ना जहां पे कांग्रेस के लोग जाकर आपस में मिलते हो, ये इनके पास नहीं था। यानी कि कांग्रेस अधिवेशन हेतु हेतु स्थल ना होने से जो दरभंगा के राजा थे, यानी कि राजा दरभंगा ने इनको क्या दिया, लोथर काउंसिल प्रदान किया, एक प्लेस दिए। तीसरे में ही अधिवेशन में कांग्रेस को या स्थान को एक निश्चित स्थान को मिला था। यही वो अधिवेशन है जिस अधिवेशन में यह नारा दिया गया कि कांग्रेस के जितने भी प्रतिनिधि होंगे उनमें से कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं होगा, अर्थात सरकारी कर्मचारी पद से उनको हमेशा के लिए, आप लोग अभी गवर्नमेंट जॉब खोजते हो और उस समय कहा गया कि आप अपने गवर्नमेंट जॉब से क्या कर दो, रिजाइनेशन दे दो, रिजाइन दे दो। ठीक है, यहां से अब कांग्रेस का विरोध की भी शुरुआत हो गया। और प्रथम बार कांग्रेस का विरोध किसके द्वारा किया गया, प्रथम बार कांग्रेस का विरोध किसके द्वारा किया गया, तो प्रथम बार विरोध किया गया था सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां, और दूसरी थी शिव प्रसाद सितारे हिंद। शिव नाम देखिए कितना अच्छा है, शिव प्रसाद सितारे हिंद। इन लोगों के द्वारा सबसे प्रथम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यहां से क्या किया जाने लगा, ठीक है ना, यहां से क्या किया जाने लगा, यहां से बुराई भी किया जाने लगा। ये टोटल आपका क्या आवाज है और इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है ना, क्लास तो ऑफ नहीं हुआ है ना, एक बार बताइए आप लोग। चलिए, बहुत सारे बच्चे का क्लास ऑफ हो गया अभी जस्ट 2 मिनट के अंदर, शायद बच्चे ज्यादा आ गए इसलिए आने करने ठीक है, तो अभी ऑफ हो गया था। सितारे हिंद के द्वारा क्या किया गया, विरोध प्रदर्शन किया गया। सब क्लियर है ना। चलिए, और इन लोगों के द्वारा एक बात कही गई, समझिएगा, इनके द्वारा एक बात बोली गई, और कौन सी, या जनता के या जनता के एक सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। सर सैयद अहमद खां के द्वारा इस बात को बोला गया, यह जनता के एक सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। इतनी बातें आपको चौथे में हो गई। फिर हम लोग आते हैं कब की घटना में, 8089 के अधिवेशन में आते हैं। कब का, 8089 के घटना में हम लोग आते हैं। और 8089 में अगर देखा जाए इस समय अध्यक्ष पद पे किसको बनाया गया था, तो विलियम, किसको बनाया गया था, उनका नाम क्या था, विलियम विडरवर्ड। इनके बारे में तो हम लोग को पता लग गया था, इन्होंने एक्टोबियन ह्यूम के या कौन से थे, जीवनीकार, उनके बारे में किताब लिखने वाले, और उसी के सम्मान में इनको क्या है बनाया गया था। और यह अधिवेशन कहां पर हुआ था, अगर पूछा जाए तो यह अधिवेशन हुआ था बंबई में। कहां पर यह अधिवेशन हुआ था, यह अधिवेशन किया गया था बंबई में। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स कौन से हैं, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स कौन से हैं, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स यह है कि प्रथम बार महिलाओं ने इसमें क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। प्रथम बार महिलाओं ने इसमें क्या किया, भाग लिया। और दूसरा है, इसमें मताधिकार का अधिकार दिया गया, इसमें मत करने का अधिकार दिया गया। और मताधिकार का अधिकार कितने वर्ष के लिए रहा, तो 21 वर्षीय लोग मताधिकार कर सकते थे। कांग्रेस में इसी सम्मेलन में कांग्रेस ने लंदन में ब्रिटिश समिति का गठन किया। इसका, तो ब्रिटिश समिति का गठन किया। और ब्रिटिश समिति का गठन करने के बाद इसका मुख्य पत्र रहा, इसी ब्रिटिश समिति का अगर पूछा जाए कि मुख्य पत्र कौन सा रहा, तो इन्हीं का पत्र रहा इंडिया। इनका एक मुख्य पत्र रहा इंडिया, जो कि एक साप्ताहिक पत्रिका थी, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां पर और बन सकता है कि जो ब्रिटिश समिति का गठन किया गया था लंदन में, इस ब्रिटिश समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था, यह भी क्वेश्चन बन सकता है यहां पर कि जो ब्रिटिश समिति का गठन किया गया था लंदन में, उस ब्रिटिश समिति का अध्यक्ष पद पे किसको बैठाया गया था, तो इसके ब्रिटिश समिति के अध्यक्ष पद पे बने हुए थे विलियम डिग्बी। क्या नाम है, विलियम डिग्बी। तो विलियम डिग्बी जो है इस ब्रिटिश समिति के अध्यक्ष पद पे बने हुए थे। ये टोटल पॉइंट्स हम लोग का हो गया 8089 का सम्मेलन का, ठीक है। चौथा सम्मेलन के बारे में, अधिवेशन के बारे में हम लोगों के द्वारा पढ़ा गया। क्या यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम या डाउट्स है, अगर है तो आप पूछ सकते हो अभी, और नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट्स है क्या किसी भी बच्चे को, अगर नहीं है तो हम लोग क्लास अपना यहीं पे कंप्लीट करते हैं और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पर इसके आगे का हम लोग देखेंगे। क्लास से जाने से पहले आप लोग को एक लाइक करने का ऑप्शन मिलेगा। क्लास आप लोग को अच्छा लगा है इस तरीके का, तो आप लोग लाइक करके जरूर जाना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना और डेडिकेशन देना। सब्सक्रिप्शन लेते हुए कोड का जरूर आप लोग यूज करना, PK10। कौन से कोड का यूज करना है, PK10, ठीक है। और हम लोग मिलते हैं 5 PM में। 5 PM में हम लोग की क्लास कौन सी है, प्राचीन इतिहास। अभी मेरी वो वाली जो क्लास है ना, तो 30 मिनट के बाद यूट्यूब पे क्लास होगी मेरी, 30 मिनट के बाद यूट्यूब पे क्लास स्टार्ट करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।